देश के सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय हिंद। मैं निखिल सबलानिया। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं देखता हूँ कि मैं जो कार्यक्रम बनाता हूँ उसे बहुत कम लोग देखते हैं। आप में से जो लोग भी उनको देखें और उसके यदि उनको नंबर के हिसाब से ना देखें, क्योंकि नंबर के हिसाब से कुछ भी सही नहीं होता है। आज का जो वीडियो है, मैं ये इंग्लिश में भी बनाऊंगा, हिंदी में भी बना रहा हूँ, और ये बहुत छोटा वीडियो होगा। लेकिन इस छोटे वीडियो में जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ, वो बात भारत के हर वर्ग के लिए, हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस समय जो ये आज कार्यक्रम बना रहा हूँ, आज दिनांक है 11 जून। आज दिल्ली का सबसे गर्म दिन है। मैं इस समय खाना खाकर रात्रि भोजन करके बैठा हूँ। इस कमरे में ना कोई एयर कंडीशन है, घमस है बहुत ज़्यादा। मैं शाम को बाहर निकला था और ये दिन आप नोट करें, पर इतनी गर्मी में भी मुझे क्या सूझी कि मैं ये वीडियो बनाऊं। दोस्तों, मैं 16 साल से सामाजिक मिशन में डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। और मैं पूरे देश की राजनीति, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, देश की फौज, देश की पुलिस, देश का श्रम, देश का वैज्ञानिकीकरण, हर चीज़ के ऊपर इन 16 सालों से काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, मैं दिन दिन रात यही कर रहा हूँ। मैं ये कार्यक्रम इस समय इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ज़िंदगी कल हो ना हो, रहे ना रहे, लेकिन मैं एक संदेश जो देना चाहता हूँ, और ये संदेश सबके लिए है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको नंबरों की बताई कि नंबरों से कोई मायने नहीं होती बात। ये सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से निकल के आ रही है। वो कहते हैं, राजनीति मजबूत कब होती है? अब जरा सब देश के लोग इस बात को ध्यान से सुने। राजनीति मजबूत कब होती है? राजनीति मजबूत जब होती है जब राजनीति के जो कोर, जो प्रमुख राजनेता होते हैं, वो अच्छी तरह से शिक्षित होते हैं। और इसका उदाहरण वे देते हैं गोखले और रानडे, जो 19वीं शताब्दी में हुए। और वो कहते हैं उसके बाद से भारत की राजनीति गिरती गई, और सबसे ज़्यादा गिरी जब गांधी जी की एंट्री हुई। ये सारी बातें आप उनके इंग्लिश के राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 17 के भाग 3 में पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ सकते वो सुन लो मेरे को। लेकिन पढ़ने के बाद भी बात यह है कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है, ये बात, और कौन सी बात कितनी महत्वपूर्ण है, उस बात को समझने के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा शिक्षा लेनी पड़ेगी, बहुत समय बिताना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता हर एक के पास ऐसा होता है। मैंने कर दिया, लेकिन ऐसा करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। इसलिए सुन लो बात को, फैला दो बात को। ये पूरा जो वीडियो बनाने का था ना कार्यक्रम, मेरे को बाबा साहब जी के एक वाक्य से समझ में आया। और ताज्जुब की बात है कि मैंने वो वाक्य जिस पृष्ठ पे लिखा था वो मैं पढ़ लिया था, और अगले दिन जब मैंने पुस्तक उठाई तो मैंने दोबारा पढ़ा, लेकिन उस पर मेरा ध्यान नहीं गया था पहली बार। और दूसरी बार जब ध्यान गया उस वाक्य पे, तो मैंने कहा अरे ये तो बड़ा जबरदस्त राजनीतिक सिद्धांत है। ये तो सच में आज की भी समस्या है। ये तो राजनीति की बहुत बड़ी गहरी समस्या है। अगर इस समस्या को हम राजनीति से निकाल के फेंके, तो हमारे देश की, या किसी भी देश में यदि ऐसा हो रहा है, तो उस देश की राजनीति सुधर सकती है। एक वाक्य, इस एक वाक्य को मैं आपको बताऊंगा, और उससे संबंधित जो भी विचार है उनके, वो समझाऊंगा, क्योंकि उन विचारों से आपको ये वाक्य स्पष्ट होगा।
मेरे हाथ में है, मैं आपको एक वाक्य पढ़ देता हूँ और फिर समझा देता हूँ कि ये जो एक वाक्य है ये कितना महत्वपूर्ण है। आपको करना क्या है, आपको, मैं तो इस वाक्य से संबंधित बहुत सारी बातें बता दूंगा, लेकिन आपको इस वाक्य पे ना ध्यान देना है। आप भगवान का नाम लेते हो, अल्लाह का नाम लेते हो, गुरु का नाम लेते हो, लॉर्ड का नाम लेते हो, आप इस वाक्य का नाम लो, यानी इस वाक्य को देखो, इस वाक्य की व्याख्या करो, इस वाक्य को सोचो। मैंने तुरंत इसको पकड़ा सेकंड रीडिंग पे, इसका अर्थ को समझा, इसकी गहराई को समझा। वो हर कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैंने भी फर्स्ट रीडिंग में नहीं पढ़ पाया, लेकिन आपको मैं दे रहा हूं। ये ही असली धरोहर है। सारी धरोहर, सारी निधि इस धरोहर से निकलेगी। जैसे हमारे भारत में तो कहते हैं ना भैया, एक मंत्र पकड़ लो, तो ये आपकी राजनीति का मंत्र जो बाबा साहब जी दे रहे हैं, जो मैंने खोजा है, उसको आप पकड़ लो। सिर्फ एक वाक्य है, पृष्ठ संख्या 364 पर, वॉल्यूम 17, भाग 3 में वो लिखते हैं, ऑल दैट दे वांटेड वाज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड नो पैट्रनेज। कि जो भी वे चाहते हैं वो ये कि बराबर के राजनीतिक अधिकार और पैट्रनेज नहीं। ये बात वो कह रहे थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए, जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। अब मैं समझाऊंगा कि ये बात सब पे लागू हो रही है। हालांकि वे तो चूंकि जिस फेडरेशन में थे उस पे बैठे थे, खासकर शेड्यूल कास्ट के लिए क्यों लागू हो रही है, ओबीसी वर्ग के लिए क्यों लागू होगी, हिंदुओं के लिए, बाकी हिंदुओं के लिए क्यों लागू होगी, मुस्लिम्स के लिए क्यों लागू होगी। यहाँ पे आप पूरे वाक्य में आप एक शब्द पकड़िए, नो पैट्रनेज, ये फ्रेज पकड़ लीजिए, नो पैट्रनेज, कि आपको पैट्रनेज नहीं लेना है। अब पैट्रनेज क्या होता है, बहुत से लोगों को मैं बताता हूँ। पैट्रनेज होता है कि एक आदमी ने किसी को संरक्षण दे दिया। जैसे पहले के राजा महाराजा थे, किसी पेंटर को संरक्षण दे दिया, हाँ भाई तू पेंटिंग बनाता जा, जब तक तू पेंटिंग बनाएगा हम तेरे को कुछ दे दिया करेंगे, रहने के लिए दे देंगे, कुछ खाने के लिए दे देंगे, है ना। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, उस पेंटर का, उस म्यूजिशियन का, उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि वो आके राजा को ये बोले कि मैं क्योंकि पेंटिंग बनाता हूँ राज्य के लिए तो आप मुझे दो। यानी संरक्षण, यानी जो भी निर्भर होगा वो आपके संरक्षण करता या पालनकर्ता के इच्छा पर, उसकी नीति पर निर्भर होगा। अब ये जो बात उठी थी, ये बात उठी थी मेनली शेड्यूल कास्ट के बारे में, कि जो जितनी भी शेड्यूल कास्ट की जातियां थी उनका बाबा साहेब जी ने एक संघ बनाया। इससे आगे मैं आपको कुछ समझाऊं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बातें करता हूं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अन्य हिंदू, मुस्लिम, तो ये कोई सांप्रदायिकता है। दोस्तों, मैं जो बोलूँगा डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों से बोलूँगा, और वो विचार मेरे हिसाब से उन्होंने जो दिए वो सही दिए। सांप्रदायिकता के मामले में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यूरोप का उदाहरण दिया कि यदि एक धर्म होने से लोग एक हो जाते हैं, यदि एक धर्म होने से सारे सांप्रदाय एक हो जाते हैं, तो यूरोप के लोग क्यों दो दो विश्व युद्ध लड़ते रहे। उन्होंने दो दो विश्व युद्ध लड़े। आज भी हम देखते हैं कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो सीधा यूरोप की शक्तियों के बीच में चल रहा है। तो एक सांप्रदाय कभी नहीं बन पाता कि सारे सांप्रदाय मिलके एक बन जाए। हाँ, कुछ ढिलाई जरूर आती है कड़े नियमों में, लेकिन एक बन जाए सांप्रदाय वो नहीं हो पाता, क्योंकि हर सांप्रदाय एक भूमि से जुड़ा होता है और उस भूमि पे वो पल रहा होता है। कई बार वो रोजगार से जुड़ा होता है, उस रोजगार पे वो पल रहा होता है। यदि सब सांप्रदायों को मिलाने की बात कर दे तो इसमें फिर अधिकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हमने एक भारत बनाया, हमने एक भारतीय बनाते हैं, तो फिर वो प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो ये बात समझने की है कि ढीलापन, लचीलापन, सांप्रदायों का जो घुलना मिलना है वो एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया है। पहले तो हम छोटे छोटे कबीलों में बटे थे, फिर हम एक धर्म के हो गए, फिर हम धर्मों में बट गए, ये एक चलती रहती है बात। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक अधिकार। तो ये जो बात है,
पहले तो आपको ये समझ में आया कि अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ तो मेरा जो मकसद है वो कोई किसी समाज को बांटना नहीं है, बल्कि उनको राजनीतिक समझ पैदा करना है, और सांप्रदाय के हिसाब से आपकी राजनीतिक समझ होनी चाहिए। अब भारत की अगर बात करें, अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं और आप मनुस्मृति के पहले अध्याय का श्लोक 2 पढ़ते हो, जिसे मैं कहता हूँ ये प्रेम्बल है, प्रस्तावना है पूरी मनुस्मृति की। पहले श्लोक अध्याय 1 में लेखक का नाम है, दूसरे श्लोक के अंदर उसकी प्रस्तावना है कि आप हमें बताइए कि लोग अलग अलग वर्णों और जातियों में बटे हुए हैं। यानी कि भारत तब से जातियों में, वर्णों में बटा हुआ था, यानी कि सांप्रदायों में बटा हुआ था। और उसमें शूद्र थे, शूद्र के अलावा द्विज थे, द्विज के अलावा अंत्यज थे, जिन्हें हम आज शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और हमें पता है फिर एक भारत के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, वो भी हैं। और भारत में धार्मिक संप्रदाय भी हैं, जैसे ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, कई संप्रदाय हैं। ठीक है, अब आती है बात राजनीतिक शिक्षा की कि राजनीतिक शिक्षा क्या है, जो मुद्दे की बात है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ये जो बाबा साहेब जी ने कहा है ना, हालांकि उन्होंने कहा है शेड्यूल कास्ट के लिए, लेकिन अब ये बात, और मैं जल्दी से ख़त्म करने वाला हूँ इस वीडियो को, ये बात सब गांठ मार लो कि आपको नो पैट्रनेज, रट लो, नो पैट्रनेज, नो पैट्रनेज, नो पैट्रनेज। यानी आप किसी को अपना मालिक नहीं बनाओगे, आप किसी को अपना संरक्षण नहीं बनाओगे, संरक्षक नहीं बनाओगे, किसी को संरक्षक नहीं बनाओगे, किसी को मालिक नहीं बनाओगे। क्यों? कारण आपको क्या चाहिए? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि बराबर राजनीति के अधिकार, और वो आपको मिल गए भारत के संविधान में। बराबर राजनीति का अधिकार यानी एक मत का अधिकार। इससे आगे मैं बात शुरू करूं दोस्तों, मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि ये कोई लालच के लिए वीडियो नहीं बन रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात और कह दूं सबको, सब अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर बनाओ और वोट डालने जरूर जाओ। जब तक सब मिलके वोटिंग नहीं करेंगे तब तक वो लोग जो राजनीति में रुचि नहीं रखते, वो लोग अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हुए हैं कि जहाँ पर अल्पमत ने जाकर पूरा वोट दिया, वहाँ पर जो बहुमत था वो भी पराजित हो गया। ये ब्यूटी है, ये सुंदरता है, ये खासियत है हमारी राजनीति की, जिसे हम कहते हैं लोकशाही। और लोकशाही, डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी, डेमो मतलब लोग, पीपल, और क्रेसी माने शाही, तो लोगों की शाही, शाही माने शासन, लोगों का शासन, तो लोक शासन, ये डेमोक्रेसी अर्थात लोक शासन। कई लोग लोकशाही, कोई प्रजातंत्र बोलते हैं, कोई लोकतंत्र बोलते हैं। ये लोक शासन है, लेकिन लोक शासन तभी बनेगा जब सब जाकर वोट करेंगे। तो ये आपका इक्वल राइट, बराबर का जो अधिकार है राजनीतिक, ये तभी पूरा होगा जब सब जाकर वोट करेंगे। इस बात को भी समझ लीजिए। और जब सब जाकर वोट करेंगे तो नो पैट्रनेज होगा। अब मैं पैट्रनेज को थोड़ा सा और समझा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। जैसे कि ये बात सबसे पहले जो है बीजेपी, बाबा साहेब जी ने बोली थी शेड्यूल कास्ट के लिए, तो मैं शेड्यूल कास्ट के ऊपर ही सबसे पहले बात रखता हूँ। एक अलग अलग जातियों का ऐसा समूह जिन्हें अंत्यज, अंत्यज माने बेसिकली शहरी व्यवस्था से बाहर कर दिया गया था, और बहुत सारी चीज़ें थी, मैं उन पर नहीं जा रहा। यानी कि अलग अलग जातियाँ थी, लेकिन इनमें समान तरीके से भेदभाव इनके साथ अन्यों के द्वारा किया गया, इसलिए इनका एक समूह है। और ये समूह अब से नहीं है, ये 2000 साल से ये समूह के रूप में थे। और जो दूसरा समूह है वो, अब अगर एक हिंदू समूह बनता है तो ये अगर उनसे अलग है तो ये गैर हिंदू धर्म से ये हिंदू, लेकिन व्यवहार में ये हिंदू नहीं है। जैसे यूरोप के अंदर धर्म से नॉर्वे वाला क्रिश्चियन है, लेकिन व्यवहार में वो नॉर्वियन है, वो हंगेरियन नहीं है, बेशक हंगरी वाला क्रिश्चियन है। ये स्थिति है। तो पहले से एक मौजूद था वर्ग, ऐसे ही एक वर्ग जो मौजूद था वो है अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी शूद्र वर्ग, जिसे हम शूद्र वर्ण भी कहते हैं। वर्ण का अर्थ वर्ग ही होता है। और एक द्विजों का वर्ण, और एक स्पेशल क्लास ब्राह्मण्स की क्लास, लेकिन हम द्विज पर जाएंगे क्योंकि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय तीनों द्विज है। इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, आपको कहीं और से पता कर सकते हैं आप। तो ये क्लासेस है। फिर इसके बाद मुस्लिम से एक क्लासेस है देश के अंदर, आदिवासी, मूल निवासी, जंगलवासी, निषाद जिसे कहते हैं जो दूर जंगलों में चले गए, वे एक अलग क्लास है, क्योंकि वे कभी भी भारत के अंदर और आज तक भी ठीक तरह से, पहले तो बिल्कुल भी नहीं और अब तो
बल्कि अब तो उनकी और ज़्यादा बुरी स्थिति है। तो ये बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो शेड्यूल कास्ट के लिए बोली। अब देखिए पैटर्नेज वर्सेस पॉलिटिकल राइट में क्या फ़र्क है। कांग्रेस ने पैटर्नेज दी एक व्यक्ति को, बाबू जगजीवन राम को, और बाबू जगजीवन राम जी का पूरे जीवन के अंदर उनके अनुयायी ये कहते रहे कि जो दिया जगजीवन राम जी ने दिया, जगजीवन राम जी नहीं होते तो कुछ नहीं होता। मैं उनके नेतृत्व को नकार नहीं रहा, उनके नेतृत्व में उनका व्यक्तिगत योगदान के साथ एक क्लास का योगदान अवश्य था। लेकिन वो क्लास पैदा किसने करी? वो क्लास जगजीवन राम जी ने पैदा नहीं करी, वो क्लास पैदा करी डॉक्टर अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना के। जब वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने बनाई 1930 के अंदर, और कार्य तो उससे पहले कर रहे थे, 1930 से 1947 तक 17 साल तक वो क्लास काम करती रही, इलेक्शंस लड़ती रही, मजबूती हो गई। फिर हमारा संविधान पास हुआ 1950 के अंदर, यानी पूरे 20 साल तक एक क्लास ऑफ पीपल, एक लोगों का वर्ग बना। अब वो लोगों का वर्ग जो है किसी भी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता था, सिवाय इसके कि उसको पैटर्नेज बना दो, यानी उसके संरक्षक बन जाओ। आप उसे दोगे, लेकिन जो उसे मिलेगा वो उसके अधिकार के रूप में नहीं मिलेगा, जो उसे मिलेगा वो आपकी इच्छा के ऊपर मिलेगा। और वो इच्छा क्या होगी कि ये क्लास हमेशा हमारे साथ रहे। अगर ये क्लास हमारे साथ नहीं होती तो फिर इसको हम नहीं देंगे। ऐसा करके एक जो फिलॉसफी होती है संरक्षणकर्ता की, पैटर्नेज की, वो लागू हो गई। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो मिला उसके अंदर मिला भी, जो मिला वो इसी तरह से मिला कि भैया कि जितनी मेरी मर्जी है मैं दूंगा। यह कांग्रेस का रवैया रहा। इसका उदाहरण में दिल्ली की आप जाइए, जाजा कॉलोनीज में जाइए, वहाँ पे 95 to 99% सब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। आखिर क्यों हैं? कि दिल्ली के जितने भी पॉश एरिया है वहाँ पर 1% शेड्यूल कास्ट भी नहीं है। भारत के जितने भी बड़े व्यापार हैं उसमें 1% शेड्यूल कास्ट भी नहीं है। तो ये 20% पॉपुलेशन के को 1% भी नहीं मिला है। ये क्यों नहीं मिला? क्योंकि पैटर्नेज हो गई, रहमो करम पे आ गए। तो ये अब दूसरी क्लास पे मैं आता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए, और मैं हाल ही के एग्जाम्पल आपको उदाहरण आज के भी दे देता हूँ कि आज कुछ नेता खड़े किए जाते हैं कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियों के द्वारा, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये नेता जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। कई बार उनकी अलग पार्टियां भी होती है, लेकिन वो फिर उन नेताओं को पैटर्नेज करते हैं। और जब लोगों के पास आज की डेट में कोई अकेला नेता खुद नहीं जा सकता, मीडिया लेके जाती है। इन पार्टीज के पास मीडिया की शक्ति होती है जो पैसे की शक्ति से आती है, और मीडिया और प्लानिंग करी जाती है, चीज़ें सेट करी जाती है, गोल सेट किए जाते हैं, वैसा किया जाता है, मीडिया को दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, अखबारों में निकलता है। ऐसे करके एक पैटर्नेज सिस्टम, अब पैटर्नेज सीधा लोगों को नहीं दी जाती, पैटर्नेज एक मिडल मैन को दी जाती है। और ये जो बीच का आदमी होता है, जिसे भारत में हम शेड्यूल कास्ट में कहते हैं बिचौलिया, एक राजनीतिक बिचौलिया खड़ा कर दिया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो अपना पेट भर रहा होता है और पूरे समाज, पैटर्नेज अब उसको मिलती है, समाज उसके रहमो करम पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर सही लीडर नहीं होता, और समाज एक पॉलिटिकल क्लास नहीं बन के पैटर्नाइज्ड क्लास बन जाता है, यानी रहमो करम वाली क्लास बन जाता है। ये पूरा सिस्टम वही है मनुस्मृति का, कि कोई एक क्लास वो सबको संरक्षण देगी, वो सबके लिए नियम बनाएगी, किसको कैसा देना है। मनुस्मृति यही करती है। मैंने इसलिए मनुस्मृति का बोला। ब्राह्मण के ये अधिकार हैं, वैश्य का ये अधिकार है, क्षत्रिय का ये है, शूद्र को ये मिलेगा और अंत्यज को कुछ नहीं मिलेगा, या जो भी मिलेगा थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं अधिकार। ये सिस्टम ऑफ स्लोप या सिस्टम ऑफ पिरामिड पूरा चल रहा है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। मैंने अभी तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट की बात करी, इतिहास की बात करी और वर्तमान की बात भी करी। वर्तमान में एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी खड़े किए जा रहे हैं जिनको पैटर्नेज दी जा रही है। वे ज़्यादातर उनमें से कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, कुछ दूसरी पार्टी में गए हुए लोग होते हैं, इनको पैटर्नेज देते हैं, पैटर्नेज देकर प्रचारित किया जाता है, और उसके बाद फिर समाज को इनके भरोसे छोड़ दिया जाता है, और ये खुद उस पार्टी के पैटर्नेज के भरोसे होते हैं। अब मैं आता हूँ दूसरे वर्ग के ऊपर, जो कि ओबीसी का वर्ग है। ओबीसी यानी शूद्र,
लेकिन ये अफसोस की बात है कि जैसे शेड्यूल कास्ट का फेडरेशन बन गया, उनका कभी फेडरेशन नहीं बन पाया। देश में जब ओबीसी को पहली बार जो शिक्षा स्वतंत्र भारत में जो शुरू हुई, उससे पहले भी थी। एक श्रीमान चौरसिया जी थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, वे ओबीसी फेडरेशन ऐसे कोई संगठन था जिसके वो अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ उनके भाषण हुआ करते थे, ऐसा ज़्यादा मुझे नहीं पता। तो मुहिम तो एक चल रही थी बैकवर्ड क्लासेस की, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही थी, लेकिन एक फेडरेशन नहीं बन पाई थी, एक संगठन महासंघ जिसे कहते हैं वो नहीं बन पाया था। उसके बाद आज़ाद भारत में, अच्छा इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने त्यागपत्र में बोला कि मेरे त्यागपत्र में मैं एक कारण ये देता हूँ कि कांग्रेस ने ओबीसी को, बैकवर्ड क्लासेस को, शूद्रों को संविधानिक बचाव नहीं दिया। और हमने देखा है कि उन्होंने दिया ही नहीं, कई सालों तक केंद्र में नहीं दिया, खाली राज्यों में देते रहे। लेकिन जो प्रमुख शक्ति केंद्र में होती है वाणिज्य की, विदेश मंत्रालय और सेना, ये सारी शक्तियों से उनको वंचित रखा। नई जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनसे उनको वंचित रखा, इसलिए वो हाशिए पे चले गए। फिर जो दूसरा उनको संगठित करने का कार्य बामसेफ में ने किया, काशीराम जी ने जो किया वो कार्य किया, और वहाँ से काशीराम जी से लेकर बीएसपी की स्थापना तक। लेकिन अब वो जो संगठन के नेता थे वे भी अलग अलग पार्टीज में चले गए, और अगर एक संगठन आज तक भी ओबीसी का नहीं निकल पाया, तो ऐसा ही अभी क्या ज़रूरत है, एक शेड्यूल कास्ट का जो फेडरेशन है वो वैसा बने, और ओबीसी का एक अभी तक तो बना ही नहीं, वे एक संगठन बने। तीसरा जो बात आती है क्लास है, वो आदिवासी समुदाय पे है। मैंने कई वीडियो डाले, अभी मैंने आदिवासी समुदाय के ऊपर राजस्थान के पाली से जो वीडियो डाला है वो है मूंगला राम गमेतिया जी का, जो ग्रासिया जनजातीय से आते हैं, जो उपजाति है भील। तो वहाँ पर भी यही चर्चा हुई कि जब तक इस तरह शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरह, अगर शेड्यूल ट्राइब्स जिसे मूल निवासी है अबोरिजिनल कहते हैं, उनका यदि अगर नहीं बन पाया संगठन, महासंगठन, तो उनके भी अधिकार नहीं मिल पाएंगे। तीसरी जो क्लास आती है वो आती है द्विज हिंदू, जिसे हम उच्च वर्गीय या उच्च जाति या ऊंचा, मैं ऊंचा जाति ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन मैं कहूँगा जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय आते हैं। सब लोग तो अमीर नहीं है ना, कोई सारे नेता किसी भी वर्ग के दूध के धुले हैं, तो उन पर भी बहुत मार पड़ती है अर्थव्यवस्था की, सरकारी नीतियों की। तो मैं उनको एक नाम देना चाहता हूँ, डिप्रेस्ड हिंदूज। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक डिप्रेस्ड क्लासेस बनाई थी, जो अनटचेबल्स या शेड्यूल कास्ट, एक डिप्रेस्ड हिंदूज का। और डिप्रेस्ड हिंदू कौन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अर्थ पैसे से, पैसा तो राजनीति में इधर उधर अब अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद में हो जाता है। ये डिप्रेस्ड इसलिए है कि ये देखते हैं कि देश के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा, कैसे देश को बर्बाद किया जा रहा है। ये डिप्रेस्ड हिंदू और मुस्लिम और डिप्रेस्ड हिंदू मिलके एक क्लास मेरे हिसाब से बननी चाहिए। कई लोग कहेंगे कि यहाँ पर आप जब इनको मिला रहे हो तो आप क्यों नहीं मिला रहे बाकियों को। मैं यहाँ पर इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि जब ये मिलके एक संगठन बनाएंगे तो सबसे पहली मार तो जो देश के अंदर धर्म के नाम पे विभाजन किया जाता है, उस विभाजन के ऊपर ही मार पड़ेगी। दूसरा, इस बात पे भी मार पड़ेगी, और सब धर्म के लोग इसको धार्मिक रूप से ना देखें, इस बात पे भी मार पड़ेगी कि ये देश के लोग लोक शासन को, डेमोक्रेसी को चाहते हैं, ना कि धार्मिक रूप से देश को चलाना चाहते हैं। इस सिद्धांत पे भी, धार्मिक सिद्धांत पे भी मार पड़ेगी। और इसका जो मैसेज है वो हमारे जो पड़ोसी देश बन गए, जो हमारे देश से निकले, उन देशों पे भी जाएगा कि देखो वहाँ पर एक जो डिप्रेस्ड हिंदू एंड मुस्लिम्स, डिप्रेस्ड हिंदू एंड मुस्लिम क्लास जो बनी है, ये डिप्रेस्ड हिंदू एंड मुस्लिम क्लास मिलकर जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, लोकशाही में, लोक शासन में जा रही है। इसका मतलब इन्होंने समझा है। और फिर एक क्लास बने माइनॉरिटीज़ की, माइनॉरिटी क्लास में सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बौद्ध आ जाए, ऐसा एक बनना चाहिए। इन सब के फेडरेशन बने और ये सारे फेडरेशन मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक से ज़्यादा नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी में आएंगे, तब जाकर ही ऐसी रणनीति बना पाएंगे जो कि सही होगी। जहाँ तक धन की बात है, मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ जो धनवान हैं और जो बदलाव चाहते हैं। आज यदि एक पार्टी के पास 10,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है
तो अगर 10,000 लोग 1-1 करोड़ रुपया दे दे तो 10,000 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाता है, इतना पैसा आ जाता है कि किसी दूसरी पार्टी के बराबर आप चुनाव जीत सकते हो। अब बहुत लोग कहेंगे कि अगर इतना पैसा आ गया तो लालच आ गया और पार्टी करप्ट हो सकती है। मैं यही कहूँगा, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, सिद्धांत, अगर आप सिद्धांत पे चलोगे और सिद्धांत से अगर पलटोगे नहीं तो फिर आप सही रहोगे। आपको ये निर्णय करना है, पैसे देने वालों को भी निर्णय करना है कि ये पैसे हम सिर्फ और सिर्फ एक सही देश के निर्माण के लिए दे रहे हैं। तो ये मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और अंतिम संदेश जो सबसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देश की जनसंख्या, मैं निरंतर ये कह रहा हूँ, देश की जनसंख्या को आप अगर अमेरिका की जनसंख्या से तुलना करें, हर चीज़ अमेरिका से तुलना करते हैं, वो यहाँ से 4 गुना बड़ा देश है और 4 गुना कम जनसंख्या है। अगर वहाँ की जनसंख्या को यहाँ से कंपेयर करें उनके क्षेत्रफल के हिसाब से, तो मेरे को लगता है यहाँ की 30 करोड़ जनसंख्या भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मेरा अपना सोचना है कि देश की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इतने संसाधन नहीं है देश की जनसंख्या, और अगर अच्छा जीवन जीना है 10 करोड़ के नीचे होनी चाहिए। तो ये जो लक्ष्य है, ये मुहिम लेकर सब चले। और मैंने बोला है, एक बच्चा हो, औरतें महिलाओं की शादी 25 साल और पुरुषों की शादी 30 साल से पहले ना हो। शहरों में तो ये हो ही रहा है, लेट हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मैं देखता हूँ तो ये जो पॉलिसी है ग्रामीण क्षेत्र में कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत है। सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप पैटर्नेज छोड़िए, संरक्षण छोड़िए। आज क्या हो रहा है, आज की राजनीति में सिर्फ पैटर्नेज चल रहा है। हर राजनीतिक जाति क्या कहती है, हाँ भाई हमने एक शेड्यूल कास्ट का दलित महासंघ बना दिया, एक वहाँ पे मिडलमैन खड़ा कर दिया, आ जाओ सब, क्योंकि वो दिखा दिया, आ जाओ। एक हमने ओबीसी के 2 नेता 3 नेता खड़े कर दिए, सब आ जाओ। एक हमने मुसलमानों के नेता खड़े कर दिए, 2 सिखों के कर दिए, ईसाइयों की तो पूछ ही नहीं है, आ जाओ। आजकल थोड़ा बुद्धिस्ट लोग बन रहे हैं तो 1-2 बुद्धिस्ट भी खड़ा कर देंगे। पैटर्नेज, ये पैटर्नेज नहीं होगी, ये फेल तभी होगी जब देश का हर व्यक्ति, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, हालांकि बात उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए कही है, लेकिन मैं कहूँगा देश का हर व्यक्ति अगर राजनीतिक रूप से शिक्षित नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं होगी। मैं कहूँगा आप सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ लीजिए अगर आपको देश सही करना है तो। एक उनके ही विचार काफ़ी हैं, पहले उनको पढ़िए, कार्ल मार्क्स को पढ़िए। जो भी विद्वान मिले, हर विद्वान को पढ़िए, तब आपकी जज करने लायक शक्ति पैदा होगी। मैंने बहुत सारे पढ़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ लीजिए। कार्ल मार्क्स के आप 2 ही चैप्टर पढ़ लीजिए। किताब 1 का चैप्टर नंबर 13 और 14 है आई थिंक, जिस पर एक तो मैंने अनुवाद भी किया है एक चैप्टर का, वो भी किताब हाथ के नीचे नहीं है, श्रम का विभाजन और निर्माण। एक और मैंने, वो किताब आ गई है, एक और किताब है जिसका मैं अभी प्रकाशन नहीं कर पाया हूँ, वो लिखी जा चुकी है। लेकिन ये सब ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया ना, नो पैटर्नेज, और दूसरा चीज़ नो पैटर्नेज। अब वो पैटर्नेज ख़त्म कैसे होगी, जब ये सब क्लासेस, ये सब वर्ग अपना एक फेडरेशन बनाएंगे, और फेडरेशन बनेगा तो मजबूती आएगी। लेकिन फिर सबको एक मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी कॉमन मुद्दों पे, कि हम जाएंगे तो ये मुद्दे हम करेंगे, और अगर मुद्दों पे सहमति ना बने तो भी चले जाओ चुनाव में, कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार परिस्थिति बदलती है तो मुद्दे बदल जाते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अर्थव्यवस्था कैसे सुधारनी है, जनसंख्या कैसे कम करनी है, पर्यावरण कैसे सुधारना है, शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे करना है, वनों को कैसे बचाना है, और सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या कैसे कम करनी है। ये मुद्दों पे जाके चुनाव जीतो और इन पे काम करो। मेरा जो भी रहेगा साथ में दूंगा। ये वीडियो है मैंने बना दिया है आने वाले भविष्य के लिए, ताकि लोग इसको देखें। ये राजनीति ना बदली है 100 साल से, नहीं बदलेगी अगर जो मैं कह रहा हूँ, जो ये बात है बाबा साहब जी की, आपने नहीं समझी। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं अगर पुस्तकें पढ़ना चाहें तो। ये कोई पुस्तकों का विज्ञापन नहीं है, लेकिन फिर भी जो पढ़ना चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से अगर संगठन बनाना चाहते हैं तो भी मुझसे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8527533051, 8527533051, 8851188170। एक और नंबर है जो व्हाट्सएप चलता है 8447913116।
और हमारी किताबों की वेबसाइट है NSPMART.com। बहुत गर्मी है आज, हीटिंग ऐसी है जैसे मान लीजिए 51-52 डिग्री जो स्किन पे जो लग रहा है वो इतना टेम्परेचर है। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।